Hello everyone. चलिए, so now in this particular lecture, I am covering the amendments of capital gain for CA final May-November 22. So now इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं सिर्फ अमेंडमेंट्स के ऊपर बात कर रही हूँ। हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर के दौरान इनको पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी एक बार एक साथ सारे अमेंडमेंट्स हम लोगों को रहेंगे तो हमें भी समझने में आसानी होगी और याद रखने में भी क्लियर होगा चीजों को, है ना। सो एक बार हम उनको गो थ्रू कर लेते हैं सारे अमेंडमेंट्स को। कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि अब नए मॉड्यूल में दिए हुए हैं, तो अगर आप लोगों के पास अभी नई मॉड्यूल नहीं है फिजिकली, तो अभी लास्ट तो अब अवेलेबल नहीं है, अभी हो गई होगी शायद, विल चेक वंस, बट ऑनलाइन अवेलेबल है मॉड्यूल्स, तो उनसे ही इन टॉपिक्स को पढ़ो, दैट विल बी मच मोर बेटर। क्योंकि जो पुरानी चीजें हैं वो तो ठीक ही है, हम लोगों ने भी इनको इंक्लूड करा है हमारे सिलेबस में, बट फिर भी अगर किसी के पास अभी मतलब नई मॉड्यूल सॉरी अगर किसी ने नई मॉड्यूल से नहीं भी पढ़ा है, तो अब आप जब भी ये टॉपिक रीड करें नए मॉड्यूल से करें तो क्वेश्चंस, एग्जांपल्स वगैरह सब आपको क्लियरली समझ में आएगा। सो मैं शॉर्ट में सिर्फ सारे अमेंडमेंट्स कवर कर रही हूँ एक बार कैपिटल गेन के। सो आई ट्राई टू लाइक कवर अप ऑल द चैप्टर्स जिसमें ऐसे बहुत मेजर चेंजेस हैं, या हर ही चैप्टर में जिसमें भी चेंजेस हैं उनके हर एक के अमेंडमेंट के शॉर्ट भी मैं आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आपके पास एक वो रहे हैंडी कि हाँ मतलब सारे चेंजेस आपको एक साथ मिल जाए। या आप चाहें तो एक अलग से नोट बना करके रख सकते हैं अपने कॉपी में, मैं पीडीएफ्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो आपको एक एग्जाम के जस्ट पहले आपके पास एक वो रहेगा कि हाँ इतने इतने अपने अमेंडमेंट्स हैं, ये सारे अपने को इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा है ना। चलो, सबसे पहला जो अमेंडमेंट है दैट इज रैशनलाइजेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट टू पार्टनर ऑन डिसोल्यूशन और रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये हम लोगों ने पढ़ा है, 45(4) सब्स्टिट्यूट हुआ है, मैंने आप लोगों को बताया था। सो बेसिकली जब भी कोई फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और अगर कोई कैपिटल एसेट या स्टॉक जो है वो पार्टनर को ट्रांसफर, इसके अलग सेक्शंस हैं 45(4) और 9B। 45(4) और 9B, 45(4) स्टेट्स कि अगर ऐसा हुआ है तो कैपिटल गेन हेड में चार्जेबिलिटी आएगी इन दी हैंड्स ऑफ फर्म, दैट इज दे कॉल इट द स्पेसिफाइड एंटिटी। तो व्हेनेवर अ स्पेसिफाइड एंटिटी ट्रांसफर्स it to a specified person on the occasion, on the eve of, basically on the you can say on the event of reconstitution of firm, देन इन दैट पर्टिकुलर केस आपकी जो टैक्सेबिलिटी आती है वो 45(4) में आती है। कैसे क्या टैक्सेबल होता है तो ये हमने पढ़ा हुआ है, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 45(4) किस ईयर में टैक्सेबल है, इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड बाय द पार्टनर। जो असेट है वो पार्टनर को जब रिसीव हुआ है तब, और जरूरी नहीं आप सिर्फ असेट दो, आप मनी भी दे सकते हो, लाइक डायरेक्टली कैश भी दे सकते हो। तो आपके हाथ में जो चार्जेबिलिटी होगी वो कैसे डिसाइड होगी, A इज इक्वल्स टू B प्लस C माइनस D। आपको याद आ रहा होगा, ये चीज हमने पढ़ी है। A इज बेसिकली इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, कितना टैक्सेबल है। B प्लस C मतलब सामने वाले को आपने टोटल कितना पेमेंट किया है, वेदर इट इज मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। तो मनी रिसीव्ड प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट, जो भी कैपिटल एसेट या जो भी हमने ट्रांसफर करा उसका फेयर मार्केट वैल्यू, प्लस मनी जो रिसीव हुआ सामने वाले को, जो आपने पार्टनर को मनी दिया, माइनस कैपिटल बैलेंसेस। कैपिटल बैलेंसेस को आप यहाँ से हटा दोगे जितनी उस पार्टनर की कैपिटल बैलेंसेस थी, इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एनी अदर सेल्फ जनरेटेड एसेट और रिवैल्यूएशन। ठीक है, मतलब अगर पार्टनर के कैपिटल को आपने गुडविल से या रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या उन सब से बढ़ा करके रखा है, या जो भी इफेक्ट आया है उसके ऊपर, उस इफेक्ट को इग्नोर किया जाएगा। रिवैल्यूएशन वगैरह के जो प्रॉफिट्स होते हैं, जैसे आप लोग को याद होगा कि हम लोग जब पार्टनरशिप पढ़ते थे, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट के कारण अगर कैपिटल बढ़ गई तो कैपिटल जितनी ज्यादा आएगी गेन उतना कम आएगा। तो उन्होंने बोला है इफेक्ट आपको इन चीजों का इग्नोर करना है ना, बिफोर कंसिडरिंग रिवैल्यूएशन और गुडविल। जो आपका प्रॉफिट जो आपका कैपिटल है वो यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा, A इज इक्वल्स टू B प्लस C माइनस D। ठीक है, चलो आगे। अब इसी केस में आपका मोड ऑफ कंप्यूटेशन एग्जैक्टली कैसा रहेगा, तो entity shall attribute such amount to capital asset remaining with the entity. Now they have told that basically रिव्यू ट्रांसफर आपको इसका पूरा मॉड्यूल में मैं आपके साथ डिस्कस भी कर लूंगी। अगेन वी हैव डिस्कस्ड इट इन क्लास, बट देन अगेन वी विल डिस्कस इट वंस मोर एंड यू जस्ट गो थ्रू द मॉड्यूल। अगर आप लोगों को कहीं इश्यूज आते हैं देन वी विल डिस्कस। सो बेसिकली अगर आपने कोई एसेट ट्रांसफर करी तो सबसे पहली चीज तो नॉर्मल कैपिटल गेन तो लगना ही है, क्योंकि हमने हमारा एसेट बेचा है एक तरीके से, तो ट्रांसफर ही हुआ है, तो उसकी नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप माइनस करोगे,
जो भी गेन है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वो कैपिटल गेन आएगा। दूसरी टैक्सेबिलिटी आ जाएगी 45(4) में, ठीक है। अब 45(4) में जो गेन आपको टैक्सेबल हो रहा है, अगर वो रिवैल्यूएशन की वजह से हो रहा है, इफ इट इज ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ असेट, देन द इनकम, देन द गेन इज टू बी एट्रीब्यूटेड टू द अदर असेट्स। जो बची हुई असेट्स है अपने पास, सपोज मेरे पास 3 लैंड्स थे, 3 में से एक मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो जो भी गेन हुआ है वो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है अगर असेट के, तो वो बचे हुए 2 लैंड्स पर आप उस प्रॉफिट को एट्रीब्यूट करोगे, ताकि आगे चल करके जब हम ये बचे हुए लैंड सेल करेंगे तब फर्म को डबल से टैक्स नहीं देना पड़े, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है देखो, इफ द अमाउंट चार्जेबल अंडर सेक्शन 45(4) जो अभी हमने बात करी, रिलेट्स टू रीवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल असेट और ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल, अगर वो रीवैल्यूएशन के कारण है, उससे रिलेटेड है, तो देन यू हैव टू एट्रीब्यूट दैट गेन टू द रिमेनिंग असेट। और किस रेशो में, देखो अमाउंट अंडर सेक्शन 45(4) इनटू इंक्रीज इन दैट पर्टिकुलर असेट, मतलब जिस भी असेट पर आप एट्रीब्यूट कर रहे हो उसमें कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है, अपॉन एग्रीगेट इंक्रीज इन दी वैल्यू, टोटल रिवैल्यूएशन। इस प्रपोर्शन में आपको क्या करना है, उस गेन को एग्जिस्टिंग असेट्स में मतलब वो कर देना है, आपको उसको एट्रीब्यूट कर देना है। अब ये जो बची हुई एसेट है, जब आगे चल करके ये बेची जाएंगी, तब उनके फेयर मार्केट वैल्यू मतलब उनके सेल्स कंसिडरेशन में से ये अमाउंट माइनस हो जाएगा, और फिर आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होकर के गेन निकल के आएगा। तो इट विल मतलब डबल बार टैक्स देने की जरूरत फर्म को नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डज नॉट रिलेट, अगर रिवैल्यूएशन के कारण नहीं है, shall not be attributed, relates to capital asset received by person from entity, तो उसी asset से related asset relates to the capital asset received by the person, बाकी किसी से रिलेटेड नहीं है, तो अगेन इट शैल नॉट बी एट्रीब्यूटेबल टू एनी कैपिटल असेट, ठीक है। तो ये हमने को ध्यान रखना है क्वेश्चन में। सो बेसिकली फर्म के हाथ में 2 चीजें आ रही हैं, एक तो कैपिटल गेन नॉर्मल असेट जो ट्रांसफर हुआ है वो, और दूसरा 45(4) जो हम लोगों ने पढ़ा अभी, उस केस में आपको जो गेन रहेगा वो देखना है कि अगर एट्रीब्यूटेबल है तो एग्जिस्टिंग असेट्स में एट्रीब्यूट करना है। तो इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास, अपडेटेड जो मॉड्यूल है आप लोगों की उसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। एक फर्स्ट वाला एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं, देन यू जस्ट गो थ्रू इट। जो बचे हुए एग्जांपल्स है वो आप गो थ्रू करके देखें, अगर आप लोगों को कहीं पर दिक्कत आती है तो देन फील फ्री टू डिस्कस। 1 सेकेंड, सेक्शन 48 में चलना है अपने को, मोड ऑफ कंप्यूटेशन, सेक्शन 9D 45(4) सारे सेक्शंस का एक साथ एक कंबाइंड उन्होंने अपने को एग्जांपल उसमें दे करके रखा है। चलो आ जाओ, एग्जांपल 1, there are 3 partners A, B and C in a firm FR having 1/3 share each, 1/3 1/3 1/3 का profit share है। Each partner has a capital balance of 10 lakhs. There are 3 pieces of land ST and U, firm के पास 3 land है, कोई और capital asset नहीं है। Book value of each of the land is 10 lakhs. All these 3 lands were acquired by the firm more than 2 years ago. ठीक है, 2 साल पहले खरीदे थे। Partner A wishes to exit. The firm revalues its land based on the valuation report. एंड एज पर द वैल्यूएशन रिपोर्ट उनकी फेयर मार्केट वैल्यू दी है आपको 70 लाख, 50 लाख और एक सेकेंड एस एंड टी, ओके 70 lakhs each, and while market value of U is 50 lakhs. On the exit of partner A, the firm decides to give him 11 lakhs of money and land U. बदले में आप क्या दे रहे हो उसको, 50 लाख का लैंड और 11 लाख का कैश, मतलब 61 lakhs हम सामने वाले को ट्रांसफर कर रहे हैं उसके कैपिटल असेट के बदले में। Now, in accordance with provisions of 9B, it would be deemed that the firm has transferred land U to partner A at its fair market value. Let us assume that the indexed cost of acquisition is 15 lakh. तो यहाँ पर 2 चीजें हो रही हैं, देखो पहली चीज तो कि A को अपन ने ये दिया, ये तो है ही सही, A को हमने टोटल 61 lakhs का कंसिडरेशन दिया है एक तरीके से। 9B के हिसाब से हमारी ये जो असेट हम A को ट्रांसफर कर रहे हैं ये नॉर्मल कैपिटल गेन में भी कवर होगा, तो 50 lakhs की हमारी फेयर मार्केट वैल्यू है, दैट विल बी सेल्स कंसिडरेशन एक तरीके से। 15 लाख की मान लेते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। 35 लाख दिस इज द नॉर्मल कैपिटल गेन दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ फर्म, ठीक है। और 20% का रेट होता है कैपिटल गेन पर 112 सेक्शन 112 में, तो 7 लाख का हमको क्या देना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है। जो हम नॉर्मली कोई भी एसेट हमने किसी को दी तो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू वो सेल कंसिडरेशन पकड़ लिया, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर दिया और ये कैपिटल गेन निकाल लिया, ठीक है। अब ये जो कैपिटल गेन आया है, ये कैपिटल गेन हम ट्रांसफर कहाँ पर करेंगे, बुक्स में, मतलब आपके नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में।
तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना प्रॉफिट आएगा देख लेते हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से हमारा जो वैल्यू है दैट इज 50, मतलब सेल्स कंसिडरेशन इज 50। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, डायरेक्ट अकाउंट्स में इंडेक्सेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो अकाउंट्स में जब आप प्रॉफिट लॉस निकालते हो, याद करो थोड़ा सा, या तो डेप्रिसिएशन के बाद निकालेंगे, लेकिन लैंड है तो डेप्रिसिएशन होगा नहीं, तो जितनी बुक वैल्यू थी उसके ऊपर जितना भी है वो आपका पूरा का पूरा कैप मतलब प्रॉफिट मान लिया जाएगा, है ना। तो 50 लाख है, 50 लाख में से 10 लाख की कॉस्ट थी, क्वेश्चन में गिवन है, देखो हर लैंड की बुक वैल्यू जो है दैट इज 10 लाख, 50 लाख इज द फेयर मार्केट वैल्यू। तो 50 लाख में से 10 लाख गए, उसमें से तो 40 का गेन बचा, 40 के गेन में हमने 7 लाख का क्या माइनस कर दिया, टैक्स। तो 7 लाख का टैक्स माइनस करके नेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉफिट कितना गया, 33 लाख। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट करा, जो कि तीनों पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 33 lakhs, दैट इज कैपिटल गेन ऑफ 40 विदाउट इंडेक्सेशन। क्यों विदाउट इंडेक्सेशन, क्योंकि ये अकाउंटिंग प्रॉफिट है और अकाउंटिंग प्रॉफिट में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाता है। देखो दो चीजें अलग अलग हो रही हैं, एक आपने कैपिटल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला, क्यों, क्योंकि ये तो कैपिटल गेन में टैक्सेबल है ही सही 35 लाख, और इस पे 20% से अपने को 7 लाख का टैक्स भी देना पड़ेगा, ठीक है, तो वो अपन को पता है। लेकिन यहाँ पर बात आती है आपकी जो आगे, दैट इज बुक्स में, अकाउंट्स में क्या होगा, तो अकाउंट्स में आप इंडेक्स नहीं करोगे, अकाउंट्स में आप नॉर्मल प्रॉफिट लॉस निकालोगे, और इस 7 लाख का जो टैक्स है ये माइनस करके नेट अपना बेनिफिट कितना हो गया, 33, तीनों पार्टनर्स में बांट दिया अपन ने, 11 लाख 11 लाख का प्रॉफिट। इट इज टू बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट्स। तो अब ए की कैपिटल कितनी हो गई, देखो ए की कैपिटल ऑलरेडी 10 लाख थी, अपन ने 11 लाख का और प्रॉफिट दे दिया, तो टोटल उसकी कैपिटल हो जाती है 21 लाख। अब क्या बोला है, ए हैज रिसीव्ड 61 लाख, ये हमने ऊपर कैलकुलेट किया अभी, 50 लाख का लैंड और 11 लाख की कैश, तो टोटल 61 लाख उसको मिले हैं। 61 माइनस 21 दैट इज 40 lakhs is to be charged under the hands of firm। किसके हाथ में चार्जेबल है, ये फर्म के हाथ में चार्जेबल है। कैसे निकाला है 40 हमने, 61 माइनस 21, है ना, a प्लस बी, a इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी। तो b प्लस सी क्या है, मनी प्लस फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कैपिटल बैलेंस, तो मनी प्लस फेयर मार्केट वैल्यू, ये हो गया टोटल पेमेंट, और माइनस कैपिटल बैलेंस इज 40 lakhs is what is chargeable under the head 45 subsection 4। ठीक है, अब इसको हमको एट्रीब्यूट करना है बिकॉज इट इज ड्यू टू रिवैल्यूएशन टू द एग्जिस्टिंग असेट। अब एग्जिस्टिंग असेट्स कौन सी बची है, एस और टी, है ना, 3 लैंड्स थी, एस टी यू, यू तो हमने सामने वाले को दे दी। अब एस और टी में अपने को इस 40 लाख को डिवाइड करना है, ठीक है। अब किस प्रपोर्शन में डिवाइड करेंगे, इन द रेशियो ऑफ रिवैल्यूएशन गेन्स। तो देखो टोटल हम लोगों का कितना कितना गेन हुआ है, एस और टी का देखना है अपने को, है ना। तो एस और टी दोनों की फेयर वैल्यू हो गई है 70, ठीक है, मतलब एस पर अपने को गेन हो रहा है 70 माइनस 10 60 लाख का, एंड सिमिलरली टी पे भी गेन हो रहा है 70 माइनस 10 60 लाख का। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इस 40 lakhs को रिमेनिंग कैपिटल असेट में एट्रीब्यूट करना है, दैट इज इंटू 60/120 इंटू 60/120। तो जो 20 लाख है वो हम किस पे ट्रांसफर कर देंगे, एस और टी पर, ठीक है। अब आगे चल करके आज के 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद जब भी एस को बेचा जाएगा, तो एस की सपोज आपकी वैल्यू आई, सेल कंसिडरेशन आया 80 लाख रुपए, तो उस 80 लाख में से पहले ये 20 लाख को माइनस करा जाएगा, दिस विल बी द नेट सेल्स कंसिडरेशन। इसमें से फिर आप इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करके क्या निकालोगे, आपका कैपिटल गेन। आ रही है बात समझ में। तो दिस इज हाउ द प्रोसीजर इज टू बी डन। मतलब हम लोगों ने सेक्शंस तो पढ़े हैं, उसका पूरा प्रोसीजर भी हमने समझा कि जब भी एसेट ट्रांसफर होगी तो किस किस केस में टैक्सेबिलिटी आएगी। तो नॉर्मल कैपिटल गेन तो लगना ही है, 45(4) भी लगेगा, और उसके गेन को आप दो बाकी के एग्जिस्टिंग असेट्स में क्या कर दोगे, एट्रीब्यूट कर दोगे। तो देखो क्या दिया हुआ है, द as per section 48(3) read with rule 8AB, this 40 lakhs is to be attributed to remaining assets of the firm FR on the basis of increase in their value due to revaluation based on the valuation report. In this case revaluation there are only 2 capital assets S and T, दोनों का जो है वो 60 लाख से बड़ा है, तो इस रेशो में मतलब 1:1 के रेशो में हमने पूरे गेन को एट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो क्या लिखा हुआ है, amount of 40 lakhs shall be charged as long term capital gain since the amount of 40 is attributable to S and T at the time of taxation of 40 under section 45(4). ठीक है, so ये अपना पूरा प्रोसीजर रहेगा if an asset is transferred by firm to the
पार्टनर। और भी एग्जांपल्स हैं, ये अपनी नई वाली मॉड्यूल में है जो अपडेटेड है अपने लिए अटेम्प्ट के हिसाब से। सो जस्ट गो थ्रू इट वंस, देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट अमेंडमेंट।